नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक और गहरे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो दो बिल्कुल अलग-अलग समय कालों में बटा हुआ है। डीकंस्ट्रक्टिंग ताबूत, द डुअल टाइमलाइन मिस्ट्री ऑफ बेरमपुर। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि 400 साल पुराने एक ऐसे भयानक श्राप का विश्लेषण है जो आज की आधुनिक दुनिया से सीधे टकराने वाला है। आज हम इस पूरे रहस्य की एक-एक परत खोलेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस पर गौर करते हैं। बम बम बश, बम बम बश। जरा सोचिए, रात का घना सन्नाटा और उसमें गूंजती ये लयबद्ध, खौफनाक आवाज। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, बल्कि उस प्राचीन ताबूत को ढोने वालों के कदमों की आहट है। ये मंत्र इस पूरी कहानी की रीढ़ है। जैसे जैसे ये आवाज आपके करीब आती है ना, समझ लीजिए मौत भी करीब आ रही है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि वो खौफ है जिसने बरसों से लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द कर्स ऑफ बेरमपुर, यानी बेरमपुर का शाप। मध्य प्रदेश के इस शांत और धुंध में लिपटे गांव में एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता है, और वो है निशिरमोलो। असल में ये 4 श्रापित और बेहद खौफनाक आदमी हैं जो हर शनिवार की रात को एक भारी ताबूत अपने कंधों पर उठाकर जंगल में निकलते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये श्राप कितना जानलेवा है। नियम बहुत सीधा है, जिसने भी गलती से इनकी आंखों में देख लिया, उसकी तुरंत और दर्दनाक मौत पक्की है। कोई बचाव नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। ये इस गांव का वो अटल सच है जिससे कोई भाग नहीं सकता। अब इस खौफ से बचने के सिर्फ 3 सख्त नियम हैं जो पीढ़ियों से गांव वालों के जहन में बिठाए गए हैं। पहला, खुद को पूरी तरह से परछाइयों में छिपा लेना। दूसरा, उनकी तरफ सीधे तौर पर बिल्कुल मत देखना। और तीसरा, तब तक अपनी जगह से मत हिलना जब तक कि उनके मंत्रों की आवाज रात के अंधेरे में पूरी तरह से गायब न हो जाए। मदन नाम के एक युवक के पिता ने भी उसे ठीक यही नियम रटाए थे। लेकिन मदन से एक बहुत भयानक चूक हो गई। उसने नियम नंबर 2 तोड़ दिया। उसने झाड़ियों के पीछे से उन चारों को देख लिया, और फिर उसके साथ जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। इस पूरी कहानी के टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 400 साल पहले राजा सूरजभान इस बेहद अमीर गांव बेरमपुर पर राज करते थे। फिर कुछ दशक पहले की बात है, निशिरमोलो रहस्यमयी तरीके से एक गहरी नींद में चले गए। सब शांत हो गया। और अब आज का समय, जहां कुछ आधुनिक रिसर्चर्स इस गांव में कदम रखते हैं, वो भी इस भयानक खतरे से पूरी तरह अनजान। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये 400 साल पुराना श्राप और आज की आधुनिक दुनिया एक भयंकर टकराव के लिए बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। चलिए कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ड्रीम्स ऑफ द अमृत। अब हम मिलते हैं आज के समय की हमारी मुख्य पात्र मेघना से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ है मेघना की असल जिंदगी, दिल्ली की एक एकदम साफ सुथरी मॉडर्न साइंस लैब जहां वो केमिकल एंटीडोट्स पर दिन रात रिसर्च कर रही है। सब कुछ पूरी तरह से तार्किक है। लेकिन दूसरी तरफ है उसके खौफनाक सपने, एक 400 साल पुराना धुंध भरा जंगल, एक विशालकाय डरावना पक्षी और एक पेड़ से लगातार टपकता हुआ रहस्यमयी हरा लिक्विड। इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि उसका तार्किक वैज्ञानिक दिमाग कुछ ऐसा अनुभव कर रहा है जिसका विज्ञान में कोई जवाब ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस रहस्यमयी हरे लिक्विड का चक्कर क्या है? इसका जवाब है मृत्युंजय अमृत। हमारी पुरानी किताबों और प्राचीन ग्रंथों में इसे अमरत्व का अमृत कहा गया है। बताया जाता है कि ये पूर्णमासी की रात को एक खास जादुई पेड़ से टपकता है, और सच कहूं तो यही वो वैज्ञानिक या प्राचीन उत्प्रेरक है जिसने मेघना और उसकी पार्टनर इशिता को इस खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वे बस किसी भी तरह इस अमृत को ढूंढकर उसका परीक्षण करना चाहती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब मेघना को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का पता चलता है। इशिता एक पुरानी किताब पढ़ते हुए कहती है, ये पेड़ हर पूर्णमासी को एक हरा लिक्विड टपकाता है, मृत्युंजय अमृत। ये सुनते ही ना मेघना के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किताब में छपी उस पेड़ की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी, हूबहू वही पेड़ जिसे मेघना हर रात अपने डरावने सपनों में देख रही थी। जरा सोचिए, ये वो पल था जब उसका सपना और एक 400 साल पुरानी हकीकत आपस में बुरी तरह से टकरा गए।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही वे गांव पहुंचते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, ओमेन्स इन द विलेज, यानी गांव में अपशकुन। जिस पल मेघना और इशिता ने बेरमपुर में कदम रखा, कुछ बहुत ही खौफनाक और अप्राकृतिक घटनाएं शुरू हो गईं। ये साफ इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अचानक से तापमान का बहुत ज्यादा गिर जाना, तेज चमकते सूरज का काले घने बादलों के पीछे छिप जाना, गांव की शांत गलियों में एक भयंकर और अप्राकृतिक आंधी का शुरू होना, और सबसे डरावना, मंदिर में जल रहे पवित्र दियों का बिना किसी कारण अचानक बुझ जाना। ये कोई साधारण मौसम का बदलाव बिल्कुल नहीं था। ये साफ तौर पर गांव की उस प्राचीन शक्ति का सीधा रिएक्शन था जो इन बाहरी लोगों को वहां नहीं चाहती थी। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच गांव का एक शख्स ऐसा है जो इस खतरे को तुरंत भांप लेता है, गांव का बूढ़ा पुजारी। वो उस भयंकर तूफान में काली परछाइयों को आपस में उलझते हुए देखता है। उसे अंदर तक ये भयानक एहसास हो जाता है कि वो 400 साल पुरानी बुरी शक्ति, जो कई दशकों से गहरी नींद में थी, वो अब वापस लौट आई है। गांव के इस आध्यात्मिक रक्षक के चेहरे पर जो घबराहट थी ना, वो इस बात का पक्का संकेत थी कि अब ये सिर्फ पुरानी लोक कथाएं नहीं रहीं, बल्कि ये असल जिंदगी में तब्दील हो रही हैं। अब हम इस कहानी के सबसे तनावपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। भाग 4, द मिडनाइट अवेकनिंग। तो होता क्या है, मेघना और इशिता किसी तरह गांव के मुखिया के बेटे अनुज को मना लेती हैं कि वो रात के ठीक 12 बजे उन्हें राजा सूरजभान के पुराने खंडर हो चुके महल में ले चले। पर जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक अजीब सी घटना घटती है। मेघना उस पुराने महल को देखकर धीरे से बुदबुदाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। अब ये बहुत ही अजीब है। 400 साल पुराने एक अनजान महल की हर एक चीज मेघना को इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? दिल्ली के एक मॉडर्न रिसर्चर का इस प्राचीन वास्तुकला से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। और ठीक उसी समय जब मेघना इस महल के रहस्य में उलझी हुई है, दशकों का वो भारी सन्नाटा अचानक टूट जाता है। बम बम बश, बम बम बश। दशकों से गहरी नींद में सो रहे निशिर मोलो अचानक से जाग उठते हैं और उनका वो मौत को बुलाने वाला खौफनाक मंत्र एक बार फिर से पूरे गांव की खामोशी को चीरने लगता है। बेरमपुर के लोगों के दिलों में फिर से वही पुराना कंपा देने वाला खौफ लौट आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये खौफ कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। उस रात गांव के 2 अलग-अलग हिस्सों में एक साथ खौफ का ये खूनी खेल चल रहा है। एक तरफ उस खंडहर महल में मेघना, इशिता और अनुज को एक बहुत पुराने भारी दरवाजे के जोर से चरमराकर खुलने की डरावनी आवाज आती है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जंगल के किनारे जुआ खेल रहे संपत और कप्ता का सामना सीधा निशिर मोलो से हो जाता है। जी हाँ, वही 4 आदमी जिनकी आंखें लाल चमक रही हैं, जो लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं और जिनके कंधों पर वो भारी खौफनाक ताबूत रखा है। और फिर वो भयानक पल आता है। उन चारों निशिरमोलों के कंधों पर रखा वो श्रापित ताबूत धीरे धीरे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ खुलता है। और उसके खुलते ही संपत और कप्ता के मुंह से एक ऐसी रूह कपा देने वाली चीख निकलती है जो पूरे बेरमपुर गांव में गूंज जाती है। इस चीख को सुनकर हर एक ग्रामीण अपने बिस्तर पर डर से कांप उठता है। यकीन मानिए, ये चीख सिर्फ मौत की चीख नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सीधा ऐलान था कि उस ताबूत के अंदर जो भी खौफनाक चीज कैद थी, वो अब आजाद हो चुकी है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सस्पेंस में छोड़ देती है। आखिर ये निशिर मोलो हैं कौन? उस श्रापित ताबूत के अंदर ऐसा क्या भयानक रहस्य छिपा है जिसे 400 सालों तक कैद रखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप से असली कनेक्शन है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी दिमाग को झकझोर कर रख सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दबे नहीं रहते।